नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और यहाँ पर खबरों की शुरुआत हम करते हैं नए कानूनों के बारे में आपको बताते हुए, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 नए कानून बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। अब ये जो नए कानून है इसमें क्या कुछ होगा, क्या इनके नाम होंगे, ये आपको बताते हैं। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये वो कानून हैं जिनका जो है सुझाव रखा गया है यहाँ पर। अब इस संशोधन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भी भेजा गया है। इसके बाद जो अहम बदलाव होंगे उसमें मॉब लिंचिंग के लिए अब नया कानून होगा, नाबालिग से रेप पर मौत की सजा होगी, देशद्रोह कानून खत्म किया जाएगा और उसकी जगह पर सेक्शन 150 जो है वो लेगा, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। देश में कहीं से भी एफआईआर कराई जा सकेगी। आजादी के अमृत राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सूरत में बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। तो ये जो नए कानून है इस पर चर्चा करते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे जिनको अब यहाँ पर बदला जा रहा है। इसमें कोशिश यही कि कानूनी प्रक्रिया तेज हो और स्पष्टता हो और ज़्यादा जो अपराध आज के वक्त के हैं उनको लेकर। निश्चित तौर पर ताबिश, और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह बता रहे थे कि प्राथमिकता ये होगी कि जो नागरिक हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, ना कि शासन को प्राथमिकता दी जाए। दरअसल ये एक बुनियादी अंतर है जो बताता है कि जब अंग्रेजों के ज़माने के कानून जो आज देश के आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद तक चले आ रहे हैं, किस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में उनके शासन को प्राथमिकता दी गई थी। मिसाल के तौर पर राजद्रोह कानून, इसको सबसे ऊपर रखा गया था और मृत्युदंड का जो दफ़ा 302 होता है उसको सबसे बाद में रखा गया था। तो इस तरह से जो क्रम था वो भी इस तरह का बताया था कि किस तरह से शासन को प्राथमिकता दी गई थी। अब ये पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन इन कानूनों में होने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये 3 जो बिल हैं इनको रखा है लोकसभा में और स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया ताकि व्यापक विचार विमर्श हो सके। सरकार का प्रयास होगा कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है उसमें इनको स्टैंडिंग कमेटी से क्लियर करके लाया जाए और इनको पारित करके कानून बना दिया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और अंग्रेजों के ज़माने के बने कानून जो कि अंग्रेजों की गुलामी की निशानी एक तरह से हैं, उनको बदलने की तैयारी अब हो रही है। आपको बता दें कि 1860 में आईपीसी जो है उनको बनाया गया था और तब से आईपीसी अभी तक चली आ रही थी। अब आईपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी।
भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य होगा और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। तो इस तरह से तीनों कानूनों के नाम भी बदले जाएंगे। जो राजद्रोह की बात थी, इसमें अब एक सेक्शन 150 लगाया जाएगा। उसमें सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना, ये तमाम अपराध जो है जोड़े जाएंगे। जो नए कानून बनाए जा रहे हैं इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के सज़ा, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बार जो छोटे अपराध होते हैं उनके लिए सामुदायिक दंड, कम्युनिटी सर्विस वगैरह का प्रावधान भी किया गया है। देश में कहीं पर भी आप हों, आप एफआईआर करा सकते हैं। आपको उसी जगह पर जाकर एफआईआर कराने की ज़रूरत नहीं, तो ये बहुत बड़ी बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। चेन स्नैचिंग के लिए भी सज़ा दी जाएगी और इसके साथ ही जो मॉब लिंचिंग होती है उसमें भी कड़ी सज़ा देने का प्रावधान किया जा रहा है। जिन धाराओं में 7 साल से अधिक की सज़ा है वहाँ पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, फॉरेंसिक टीम का पहुँचना अनिवार्य किया जाएगा। 2027 से पहले देश के सभी जो अदालतें उनको कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा ताकि न्याय देने की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जा सके। किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार वालों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाएगी और ऐसा करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। 3 साल तक की जो सज़ा होती है उनकी धाराओं का समरी ट्रायल होगा, यानी सुनवाई जल्दी होगी और फैसला जल्दी होगा। जब चार्जशीट हो जाती है और चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो 30 दिनों के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। ये बहुत बड़ा एक फैसला आप मान सकते हैं कि होगा, जो प्रावधान होगा। हम जानते हैं कि देश में करोड़ों मुकदमे अदालतों में लंबित हैं और इस तरह से उनमें तेजी लाने का एक प्रयास किया जाएगा। संगठित अपराध में भी कठोर सजा का प्रावधान है। 30 दिन मृत्यु की सजा को सभी मामलों के लिए किया गया कि जिसमें भी चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसमें आपको 30 दिन के भीतर आपको अपना आदेश जो है वो देना होगा। इसके साथ ही जो मृत्यु की सज़ा होती है उसको कई बार आजीवन कारावास में बदला जाता है, जब राष्ट्रपति भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से बरी नहीं कर पाएंगे। ये इसमें प्रावधान किया। अभी हाल ही हमने देखा था कि नलिनी को और अन्य लोगों को इसमें बरी किया गया था, लेकिन इसमें अब जो नए कानून बनेंगे इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। सबको 3 साल के अंदर न्याय देने की बात ताबिश की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो किए गए हैं और निश्चित तौर पर एक बार जब ये अस्तित्व में आ जाएंगे तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि देश का जो ये पूरा सिस्टम है आपराधिक दंड देने का और न्याय करने का, ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ तो स्पष्ट है अखिलेश जी कि अगर इस तरह से चीज़ें रफ्तार से होंगी, सुनवाई जल्दी होगी, पुलिस अपनी जो रिपोर्ट्स है वो जल्दी देगी, तो वक्त थोड़ा कम लगेगा फैसले आने में या सज़ा जो है मिलने में अपराधियों को। और दूसरा, एफआईआर अब करना शायद आसान होगा, कहीं से भी लोग कर पाएंगे। बिल्कुल, कई बार आप देखते हैं कि पुलिस थानों के बीच में सीमा को लेकर के झगड़ा होता है। कहते हैं कि ये अपराध हमारे इलाके में नहीं हुआ है, आपको ये अपराध की शिकायत करने के लिए दूसरे थाने में जाना होगा, और व्यक्ति जो है एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाता रहता है, भटकता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब अपराध एक जगह होता है, व्यक्ति दूसरी जगह पहुँच जाता है और उसके बाद वो शिकायत करना चाहता है, लेकिन आपको फिर से फिजिकली वहाँ जाकर एफआईआर करना पड़ेगा। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि शासन केंद्र में नहीं है, नागरिक केंद्र में है, तो नागरिकों को पूरी सुविधा हो। इस पूरे बिलों का यही उद्देश्य है कि एफआईआर आप देश में कहीं भी हो आप एफआईआर कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2027 तक यानी अगले 4 साल में देश की सभी अदालतों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा, एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाएगा, तो यानी आप कहीं पर भी हो। इसमें मुकदमों में जो देरी होती है उसका कारण ये होता है कि कागज़ नहीं मिल रहे हैं, डेट के ऊपर डेट चलती जाती है, तारीख पर तारीख पड़ती जाती है। नतीजा यह है कि करोड़ों मामले जो लंबित हैं। कई बार ये भी होता है कि जो मुकदमा है वही आपकी सज़ा बन जाता है, क्योंकि लोग अदालत में जाने से घबराते हैं। तो इन सारी दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, लंबे समय से प्रयास चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, जो हमें जानकारी मिली है, 2017 से गृह मंत्री अमित शाह पिछले 6 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और ये बताया गया है कि जो तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, रह चुके हैं, कानूनविद हैं, वकील हैं, पूर्व न्यायाधीश है, सबसे सलाह मशवरा किया गया है। उसके बाद ये खाका तैयार किया गया, लेकिन अभी भी जो तमाम सांसद हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी सलाह मशवरा जो है वो इसको लेकर किया गया। इस पर गृह मंत्री भी जो है जब बता रहे थे इस बारे में तो उन्होंने इसका जिक्र किया, और अब स्टैंडिंग कमेटी के पास भी यहाँ पर इनको भेजा गया। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर आज भी संसद में जो है इधर हंगामा होता रहा और ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उठा। हंगामे के बाद अब लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इधर राज्यसभा भी
स्थगित जो है वो रही और इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल रहे। इस दौरान सभी सांसदों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर हालांकि हमारे आदिर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं सरकार की गलतियां हैं वो सीएजी में बताते हैं। तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के कांग्रेस के एलओपी को सस्पेंड कर दिया गया नीरव शब्द बोलने से। नीरव शब्द का जो अर्थ है बंगाल में शांति का मतलब होता है कि हमें सदन में नीरव चाहिए, हमें मणिपुर पे नीरव चाहिए। ये इतने ज्यादा नीरव वर्ड से ग्रसित है कि उन्होंने एलओपी को सस्पेंड कर दिया। आज उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं। उधर मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने कहा कि कल पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट वो बोले और अंत में मणिपुर पर 2 मिनट तक उन्होंने बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते थे, समुदाय से बात कर कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सवाल ये नहीं कि क्या पीएम मोदी 2024 में फिर पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है जहां लोग मारे जा रहे हैं। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 के बाद के 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मुठभेड़ों की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या मुठभेड़ों में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया है। 4 हफ्ते में इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर भी नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। देखिए, यहाँ याचिकाकर्ता कह रहे थे कि यूपी में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। अब जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं, न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्या हो रही हैं, मुठभेड़ हो रही हैं।
तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और कहा कि जिस तरह का नेक्सस चल रहा है, न्यायिक हिरासत में भी वारदातें हो रही हैं, जेलों में भी वारदातें हो रही हैं और खाली यूपी में नहीं, यहाँ से बाहर भी हो रही है, इसलिए हम अपने इस परीक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। हम अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या इनकाउंटर को लेकर जो एनएचआरसी की 2012 की और 2015 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्या उनका पालन हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग उस पर हो रही है, किस तरीके से कोई मैकेनिज्म इनकाउंटर्स को लेकर है, ये तमाम चीज़ों पर वो गौर करेंगे, विचार करेंगे। इसलिए ब्यौरा उन्होंने मांग लिया है यूपी सरकार से 4 हफ्ते में कि इन 83 केसों में क्या हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, किस तरह से ट्रायल चल रहा है, गिरफ्तारियां क्या हुई हैं, तमाम चीज़ों का ब्यौरा मांगा है और कहा है कि 4 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो एक अहम मामला है यहाँ पर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट लगातार दखल दे रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों की मीडिया परेड क्यों कराई गई थी, एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल के भीतर क्यों नहीं ले जाया गया। बहुत सारे सवाल यूपी सरकार पर उठाए थे। यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जस्टिस BS चौहान का जो कमीशन बना था, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उसके सुझाव को पूरी तरह लागू किया गया है, ये तमाम चीजें बतानी है यूपी सरकार को। जी, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी जारी की गई है। इसके मुताबिक हिंसा में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की भी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और ये भी कि जांच में राज्य और केंद्र जरूरी मदद जो है वो दें। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो। रैंक पद की परवाह किए बगैर यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध और जांच की धीमी गति पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। कानून प्रवर्तन प्राधिकरण हिंसा को काबू करने में नाकाम यहां पर रहा और 2 महीने में जो विस्तृत रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो जमा की जाए। रिपोर्ट के बाद राज्य से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार किया जाएगा। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से खास बातचीत की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2014 से असम में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं और साथ ही उन्होंने मणिपुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी हिंसा के लिए केंद्र और पीएम पर आरोप नहीं लगा रहा है। इस सरकार में खास बात यह हुई है कि पॉलिटिक्स हो या गवर्नेंस या जिसको कहें डेवलपमेंट, उसके नाते जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बड़े बड़े लैंडमार्क हैं ये। तो नॉर्थ ईस्ट में पिछले बरसों में चेंज क्या हुआ है, जैसे आपने ये पीपल इंटरेक्शन इंटरफेस का एक चेंज बताया, पॉलिटिक्स कितनी बदली है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तो अभी भी है। एक नॉर्थ ईस्ट में एक परसेप्शनल चेंज हुआ फ्रॉम 2014। डेवलपमेंट वाज एट वेरी वेरी स्लो पेस। फ्रॉम 2014 सडनली एक कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एकदम साइना बॉर्डर तक रोड बनना शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। सडनली ऑल मीटर गॉज हैड कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज। एक गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी मेरा लगता है कि अगर नया हवाई जहाज इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारा लैंडिंग का जगह भी नहीं है। So it becomes so much busiest airport, India's 5th busiest airport in terms of passenger. सारे नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल फ्लाइट्स एयरपोर्ट पूरा शुरू हो गया। उड़ान स्कीम आया, वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हुआ, हाईवेज काफ़ी बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में सुधर गया। सो एक 2014 से huge perceptual changes happen in Northeast, that somebody is caring for the region, somebody is working for the region, and you don't have to go and camp Delhi to getting your legitimate dues done, because broad gauge was a legitimate expectation. Her state capital Rajdhani Express से जोड़े, that was our legitimate expectation, but वो काम नहीं होता था। मैं नहीं बोला कि बिट बाय बिट काम नहीं बना। अगर कोई मेरा एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक फोकस प्रोजेक्ट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट को करना है। कोई बड़ा एक व्यक्ति MP बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 साल रोड हुआ, लेकिन नाउ इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज द रीजन हैज बिकम फोकस।
उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप भी बोलता है अभी डिस्टर्बेंस है। आप देखिए मणिपुर में अभी भी डिस्टर्बेंस है, बट नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई गृह मंत्री जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कुछ भी हो जाता था, द ब्लेम वुड हैव कम टू दिल्ली। नाउ people know that this is our conflict, nothing to do with Delhi. So आप आज मई से ये conflict situation है नॉर्थ ईस्ट में, and you will see the politician from mainland is criticizing Narendra Modi, but nobody from Manipur is blaming Narendra Modi. तो पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 8:30 बजे NDTV पर। भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों पर फिलहाल के लिए रोक लगी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है और 28 अगस्त को अब यहां पर अगली सुनवाई जो है वो होनी है। दरअसल वोटिंग अधिकार को लेकर हरियाणा के अधिकारी जो है वो कोर्ट गए थे और अब इस मामले में 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। विमल मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, इस प्रक्रिया को भी आप बताइए और दूसरा ये भी कि जो हरियाणा के अधिकारी थे उनका क्या कहना था कोर्ट में? वोटिंग राइट्स को लेके हुआ था। पहले जो इलेक्टोरल लिस्ट बना था उसमें कुछ अधिकारियों का नाम जाहिर तौर पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जो एडहॉक कमेटी बनी है, इन सब ने मिलकर वो तय किया था। लेकिन अब जो मसला जहां पहुंचा है इसमें कई अधिकारी जो कुश्ती संघ के जो पहले के अधिकारी थे, जो इनमें जो उम्मीदवार जिनकी उम्मीदवारी हो रही थी, वो सब चुनाव के लिए तैयार थे और अचानक ये फैसला है तो सभी हैरान है। क्योंकि पहले भी असम कोर्ट में एक मसला लगा था, उस समय भी चुनाव को रोकने की बात कही हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से देखरेख में ये चुनाव हो रहा था। तो हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से लोग हैरान भी हैं और 5 बजे जब तक स्टे ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, जो बाकी अधिकारी हैं, जो मेरी जानकारी है, वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ हो पाता है ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस चुनाव को लेकर कई सारी क्योंकि ये किसी आम कुश्ती संघ आम किसी खेल संघ के चुनाव से कहीं बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पहलवान लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो सिस्टम है उसमें चेंज की मांग कर रहे थे। कल यहाँ तक कि कल इन तीनों पहलवान जो है इनका एक प्रोटेस्ट होने वाला था राजघाट पे, लेकिन क्योंकि वहाँ धारा 144 लगी हुई थी, इसलिए ये प्रोटेस्ट दोबारा वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। लास्ट मोमेंट तक मीडिया को बुलाया था और फिर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसलिए चुनाव में काफी पेश है। क्या कुछ होता है अगले 2-3 घंटे में ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव क्या वाकई नहीं हो पाएगा या जो मेरी जो बातचीत चल रही थी बाकी अधिकारियों से, उनके मुताबिक ये था कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाकर और हायर बेंच के थ्रू कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त बहुत कम है क्योंकि कल ही चुनाव होना था, कल 11-12 बजे से चुनाव था और आज ये फैसला है, तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन कई सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें पेच फंसा हुआ और जो पहले भी जो हम मानते आ रहे थे कि कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर बहुत पेच है, वो बात फिर से जाहिर हो रही है। शुक्रिया विमल आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि वक्त इसमें अभी लग सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 2 महीने की जमानत उनको दी है और ईडी ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर आपत्ति नहीं जताई। फरवरी 2022 में गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक जेल में है। उधर पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है और फर्स्ट ईयर के इस छात्र की मौत हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिरने से हुई है। आरोप है कि इस छात्र की मौत रैगिंग की वजह से हुई है। शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है कि हॉस्टल में रहने वाले कुछ सीनियर छात्रों ने उसे धमकाया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रहा है वो ये है कि हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र बिल्डिंग से गिरकर वो जख्म हुए और
जख्म होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनका डेथ हो गया। ये छात्र जो है इस हॉस्टल में रहते थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन हॉस्टल, और यहाँ ये दुर्घटना हुई बुधवार रात को। और कल सुबह जो छात्र है जिनको अस्पताल ले जाया गया उनकी डेथ हो गई। और जो सबसे डराने वाले जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि ये जो घटना हुई है इसको लेकर रैगिंग की आरोप भी आ रहा है, सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट्स में कुछ छात्रों ने रैगिंग के बारे में जिक्र किया गया है, जो अभी तक जांच में माना जा रहा है एक कारण हो सकता है इस छात्र के डेथ के लिए। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो जांच है वो शुरू हुआ है, पुलिस की जांच चल रहा है। लेकिन दुर्घटना ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जब ऐसे घटना होती है, रैगिंग की जब आरोप आती है, तब ये बहुत ही संवेदनशील बात है और ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि रैगिंग को लेकर कई बार कोर्ट में कई सारे ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन रैगिंग रोका नहीं जा रहा है। कई जगहों पर ये आरोप भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो इसीलिए यहाँ पे जो घटना हुई है बिल्डिंग से गिरने की वजह से जो जख्म इस छात्र को हुआ था उसके कारण मौत हुए है, लेकिन वो बिल्डिंग से क्यों गिरे इसकी जांच चल रही है। और इसी सिलसिले में रैगिंग की आरोप किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये रैगिंग किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि वो इन सारे आरोपों का जांच कर रहे हैं।